हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो पहले जो टॉपिक हमने किए थे उसके अंदर हमने क्या किए थे, पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था हमने, जो इनडायरेक्ट मेथड होता था डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया था, साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को हमने फाइंड आउट किया था। ये सारे क्या हमारे इनडायरेक्ट मेथड हैं डिस्टेंस को मेजर करने के। अब उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, कुछ ऐसे इनडायरेक्ट मेथड है जिनके लिए हम बिल्कुल स्मॉल साइज का जो ऑब्जेक्ट है हम उसका साइज हम मेजर कर सकते हैं, भाई इसका साइज कितना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड टू एस्टिमेट the size of very small object या distance। साइज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि कौन सा हम ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं भाई मैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे, इसे इस इनडायरेक्ट मेथड का हम यूज करेंगे इसके साइज को पता करने के लिए। देखो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। उनका जो साइज होता है वही मॉलिक्यूल का कितना होता है हमारा 10 की पावर, मॉलिक्यूल का जो साइज है, मॉलिक्यूल साइज है उसका साइज होता है 10 की पावर -8 मीटर से लेकर 10 की पावर -10 मीटर के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब देखो इन मॉलिक्यूल का साइज बहुत स्मॉल होता है। अगर हम क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल का ये जो साइज होता है ना, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं बता पाते, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोस्कोप होता है वो किस रेंज तक देखता है, जो माइक्रोस्कोप होता है हमारा उसकी जो रेंज होती है भाई, माइक्रोस्कोप रेंज, उसकी रेंज होती है 4 × 10 की पावर -7 मीटर से लेकर 8 × 10 की पावर -7 मीटर। यानी माइक्रोस्कोप हमारा इतने साइज के ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल का साइज है वो 10⁻⁸ से लेकर 10⁻10 मीटर के बीच में है। तो ये साइज क्या है, इससे और भी छोटा है, तो इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था भाई, अब इनके साइज को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो इसके साइज को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था जिसने क्या किया था, इस टाइप के जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते थे उनके साइज को डिटरमाइन किया था। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, वो क्या करता था, जो लाइट आती थी उसकी एक वेवलेंथ होती थी, ठीक है। और उसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी होती थी भाई, उस लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने क्या आता था एक का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था भाई, ये लाइट की वेवलेंथ को मेजर करता था। कितने लाइट की जो वेवलेंथ आई थी वो किस ऑर्डर की आई थी, उसको करता है 0.6 × 10 की पावर -10 मीटर। अब देखो ये किस ऑर्डर के अंदर आई, 10 की पावर -10, और ये भी हमारे क्या था 10 की पावर -10 मीटर आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, ये अलग अलग मेथड क्या किए थे, डिस्क्राइब किए गए थे, जो हमारे स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट होते थे उनको मेजर करने के लिए। अब देखो हम जो ये मॉलिक्यूलर साइज होता है 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -10 मीटर के बीच में, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमने एक सिंपल मेथड यूज किया है। उस मेथड की हम क्या करते हैं, बात करते हैं भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर साइज आता है, साइज ऑफ एन ओलिक एसिड। साइज ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एन ओलिक एसिड। तो देखो भाई जो ओलिक एसिड होता है हमारे पास, ओलिक एसिड क्या होता है, एक सोपी सॉल्यूशन होता है। यानी कि जिस तरह से हमारे पास साबुन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है,
ये हमारे पास एक सोपी सॉल्यूशन होता है और जिसके मॉलिक्यूल की रेंज होती है विद मॉलिक्यूल रेंज कितनी होती है भाई 10⁻⁹ मीटर। यानी इसके जो मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। अब इसके साइज का पता हम कैसे लगाएंगे भाई, किस तरह से लगाएंगे कि इसका साइज कितना होगा इस ओलिक एसिड के जो 1 मॉलिक्यूल होगा उसका। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अपना सॉल्यूशन तैयार करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम 1 सीसी का मतलब क्या होता है क्यूबिक कैपेसिटी। हम 1 सीसी क्या लेंगे, ओलिक एसिड लेंगे, प्लस इसको हम किसके साथ करते हैं भाई, हमारे पास है 24 क्यूबिक कैपेसिटी अल्कोहल। 24 क्यूबिक कैपेसिटी अल्कोहल के साथ हम इसको ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो टोटल कितना बन जाएगा भाई 25 क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है। 1 इसका 24 इसके, तो टोटल क्या बन गया भाई हमारे पास 25 क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये 25 क्यूबिक कैपेसिटी सॉल्यूशन बना है इसमें से 1 क्यूबिक कैपेसिटी क्या लेंगे, सॉल्यूशन की लेंगे। यानी जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया ना वही, इस सॉल्यूशन में से क्या ले लेंगे 1 क्यूबिक कैपेसिटी का सॉल्यूशन ले लेंगे, प्लस हम उसको क्या कर देंगे 19 क्यूबिक कैपेसिटी अल्कोहल, ताकि हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बन जाएगा 20 क्यूबिक कैपेसिटी का हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा भाई, ठीक है। इतने कैपेसिटी का हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो अब हम इसको क्या करें भाई, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन बना है, ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी ओलिक एसिड की इस अल्कोहल के सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड विद अल्कोहल सॉल्यूशन कितनी बन जाएगी भाई, जो हमने दोनों सॉल्यूशन तैयार किए हैं तो इसमें जो टोटल कंसंट्रेशन आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 500 सीसी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएगी, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो इतने सॉल्यूशन, इतनी कैपेसिटी सीसी का हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा जब हम इनको इस तरह से करें। पहले क्या करना है, 1 क्यूबिक कैपेसिटी का हमें क्या लेना, ओलिक एसिड लेना, उसको 24 क्यूबिक अल्कोहल के साथ मिला के टोटल सॉल्यूशन बना लिया 25 क्यूबिक कैपेसिटी का, ठीक है। तो अब 25 में से क्या करेंगे 1 क्यूबिक कैपेसिटी का हम सॉल्यूशन लेंगे 1 पार्ट इसका, और 19 पार्ट हम किसके लेंगे, अल्कोहल के। दोनों को मिलाकर हम कितना सॉल्यूशन बना देंगे 20 क्यूबिक कैपेसिटी का। अब इस तरह से हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया है उस सॉल्यूशन के अंदर ओलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी हो जाएगी 1/500 क्यूबिक कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका साइज पता करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, हमने जो ये सॉल्यूशन तैयार किया है अभी, कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कितना 1/500 वाला, ठीक है। इसके हम क्या लेंगे, एंड्रोप्स लेंगे, एंड्रोप्स, एंड V is the volume of each group। n ड्रॉप्स हम लेंगे और एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या है V होगा। हम इसकी क्या कर देंगे n ड्रॉप्स, हम इसकी n ड्रॉप्स वाटर के ऊपर क्या कर देंगे भाई, डाल देंगे, ठीक है। यानी कि पोर कर देंगे हम n ड्रॉप्स को वाटर के ऊपर। तो अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी ड्रॉप और n ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑन वाटर के ऊपर हम डाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ
एन ड्रॉप्स कितना हो जाएगा हमारे पास, एन इंटू वी के इक्वल हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ये हमारे पास एन वॉल्यूम होगा भाई, एन वी हमारे पास वॉल्यूम होगा एन ड्रॉप्स का। लेकिन अगर हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, चलो ये पर कर देता हूं मैं, सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं क्या देखता हूं, वॉल्यूम देखता हूं ओलिक एसिड का, तो यहां पर देखो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन सॉल्यूशन। तो देखो भाई हमने क्या की है, एन ड्रॉप्स डालनी है, तो एन ड्रॉप का वॉल्यूम होगा ये, लेकिन टोटल वॉल्यूम क्या था इसका 1/500 था। तो अब हमने वॉल्यूम ले लिया एनवी, तो यहाँ पर एक वॉल्यूम था, टोटल था 500 सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमने क्या लिया था 1 क्यूबिक कैपेसिटी ली थी। लेकिन यहाँ पर कितनी क्यूबिक कैपेसिटी होगी भाई एनवी, तो एनवी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब देखो ये जो हम पानी के ऊपर डाल लेंगे इस सॉल्यूशन को, ठीक है, तो ये क्या करेगा वेरी फास्टली सेपरेट हो जाएगा वाटर के ऊपर। ठीक है, तो वाटर के ऊपर जब ये सेपरेट फास्टली सेपरेट होगा तो इसके अंदर जो एल्कोहल है वो आपकी एवोपोरेट हो जाएगी थोड़े से टाइम के बाद, और जो हमारा सिर्फ वाटर के सरफेस के ऊपर क्या बचेगा, ऑयलिक एसिड बचेगा, वही ऑयलिक एसिड। ठीक है, तब हम इस ऑयलिक एसिड का जो साइज हो किस तरह से मेजर करेंगे, हमें या तो एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, एक ट्रेस पेपर ले लेते हैं, उस ट्रेस पेपर की हेल्प से हम क्या करते हैं इसका एरिया मेजर कर लेते हैं। वही ऑयलिक जो लेयर बनी है ना वाटर के सरफेस के ऊपर, उसका एरिया हम क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यानी वाटर के सरफेस के ऊपर ये लेयर जितनी दूर तक बनेगी वहां तक हम क्या कर देंगे अपना जो ग्राफ पेपर या ट्रेसिंग पेपर उसको डाल देंगे, फिर हम उससे उसका क्या कर लेंगे एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, देखो हमें क्या मेजर करनी, इसकी थिकनेस मेजर करनी हुई। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे बाद में, सबसे पहले हम क्या करेंगे वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड। तो देखो भाई ट्रेसिंग पेपर से या ग्राफ पेपर से हमने उसका क्या कर दिया एरिया निकाल लिया, और वो एरिया मान लिया हमारे पास क्या है एक एक प्लाई है, और उसकी थिकनेस हमने मान ली कि जो लेयर बनी थी उसकी थिकनेस हमने क्या मान ली है, एज्यूम की है टी। ठीक है, हमने एज्यूम कर ली, लेकिन हमारे पास अब तक इसकी वैल्यू नहीं निकल के आई है, सिर्फ हमने अब तक क्या किया है एरिया उसका निकाला है ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं एरिया को एक और क्या करता हूं हाइट, थिकनेस क्या होती है भाई, देखो कोई क्यूब होता है उसका जो एरिया होता है क्या वो है, जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो एरिया हो जाएगा, और एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। जैसे मैं ये बताता हूं वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहां से लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास किसके इक्वल होगा एरिया, और एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम। लेकिन यहां पर देखो एरिया तो उसने दे दिया, लेकिन अगर थिकनेस क्या होती है उसकी, यानी वो कितनी चीज मोटी है वो, यानी उसकी हाइट कितनी है वही तो होती है। तो एरिया को अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका क्या निकल के आ जाएगा वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब देखो एक वॉल्यूम हमने जो टोटल वॉल्यूम निकाला था यानी कंसंट्रेशन निकाली थी, टोटल जो वॉल्यूम था ना भाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम हमने कितना निकाला था भाई एन ड्रॉप्स का, एन वी डिवाइड बाय 500 हमने निकाला था, और यहां से जो वॉल्यूम निकल के आया वो हमारे पास क्या आ गया ए इंटू टी निकल के आ गया। तो दोनों हमारे पास इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या हो जाएगा a इंटू में t इज इक्वल टू एन वी डिवाइड बाई 500। तो यहां से अगर हमें t की वैल्यू निकालनी है तो एन वी डिवाइड बाई 500 इंटू में a, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं उसकी थिकनेस निकाल सकते हैं, उसका क्या निकाल सकते हैं साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल ऑफ एनोलिक एसिड का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई कुछ इनडायरेक्ट मेथड थे जो हम क्या करते हैं स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के। ठीक है, पहले हमने पैरालेक्स किया, फिर हमने साइज निकाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का, अब हमने साइज निकाला है मॉलिक्यूल्स ऑफ एनोलिक एसिड का इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं भाई टाइम पीरियड के बारे में बात। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं भाई हमारा क्या होता है टाइम पीरियड के बारे में आएगा, जो
देखो भाई ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या रहती है, कुछ बच्चों को माइंड के अंदर टेंशन रहती है कि हमारा ये टॉपिक बच गया, ये टॉपिक रहेगा, ये कैसे होगा। तो इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक की वीडियो डाल देता हूँ अपने चैनल के ऊपर, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई बच्चा ये ना सोचे भाई सर ने ये टॉपिक नहीं करवाया। तो इस वजह से आप साथ साथ इन सभी को करते रहना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं आपके, उन सभी को मैं डाल देता हूँ, ठीक है। वरना जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनको तो बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं, जो थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन जो मोस्टली बातें होती हैं उनको मैं अपने चैनल के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर आपको आप तक पहुंचा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल्स। कि टाइम इंटरवल को हम कैसे कैसे मेजर करते थे, पहले टाइम का कैसे पता लगता था, ठीक है। तो देखो भाई टाइम को मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, क्लॉक की जरूरत होती है। या फिर अगर क्लॉक नहीं होती तो हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जो अपने आप को रिपीट करे, ठीक है, रेगुलरली, ठीक है, उसको भी हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि टू मेजर टाइम, to measure time, clock is necessary, or a phenomena which repeat itself regularly। यानी कोई ऐसा फिनोमिना जो अपने आप को रेगुलरली क्या करता है, रिपीट करता है, वो भी किसकी तरह काम करेगा, क्लॉक की तरह, सर्व एज ए क्लॉक, तो भी क्लॉक की तरह क्या करेगा भाई, काम करेगा, उसको भी हम क्लॉक मान लेते हैं। अब देखो पहले हमारे पास क्या था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, अलग अलग उन्होंने क्या दिए थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे टाइम को मेजर करने के लिए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास गैलीलियो आया था, वो कहाँ का था भाई, इटली का एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या बताया था, टाइम को मेजर करने का अटेम्प्ट किया था। सबसे पहले उसने क्या किया था भाई, वहां पर एक चर्च थी, ठीक है, चर्च के अंदर एक लैंप लटका हुआ था किसी चैन से। तो लैंप क्या कर रहा था भाई, इस तरह से ऑक्सीलेशन कर रहा था, तो उसकी ऑक्सीलेशन को उसने मेजर किया था। और किससे मेजर किया था, अपनी जो पल्स रेट होती ना, जो पल्स हमारी चलती है इससे, यानी कि उसकी ऑक्सीलेशन को उसने कैलकुलेट किया, और क्लॉक किसको माना, पल्स को क्लॉक माना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, उसने फिर उसके बाद क्या है, बहुत सारे मेथड आए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर आया था फर्स्ट। इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर क्या आया था, कि इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर के अंदर क्या था, जब मेन एसी सप्लाई जो हमारे घर के अंदर आती है वो उसके अंदर उसने दी, और उसने क्या कर दिया भाई, कितनी, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होती थी, जो घरों के अंदर आती है 50 हर्ट्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब 50 हर्ट्ज की एसी उसने क्या दी, उस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर दी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर भी तो क्या होती है, ऑक्सीलेट करती है अपने आप को, थोड़े टाइम पीरियड के बाद अपनी रोटेशन रिपीट करती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या किया भाई, और जब ये एसी 50 हर्ट्ज उसके अंदर गई तो वो क्या हुई, रोटेट हुई, और बाद में क्या किया उसने, अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली रखा, और वहां से उसने क्या किया, टाइम को नोट किया भाई, उसकी ऑक्सीलेशंस का यूज करके। सेकंड हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर आया था। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर के अंदर हमने किस किस का यूज किया था, एक तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था भाई, वैक्यूम ट्यूब्स, और एक क्या किया था, जंक्शन ट्रांजिस्टर, देखो वैक्यूम ट्यूब्स और जो जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं ना, वो आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में आते हैं। बस सिर्फ इतना रखना भाई, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी आते थे पहले, ठीक है, उसके अंदर एक ग्लास की एक ट्यूब आती थी, ठीक है, उसी तरह हमारे पास क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके अंदर एयर नहीं होती हमारी। और जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, इस टाइप से हमारे जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब्स
और जंक्शन ट्रांजिस्टर का क्या किया था, यूज किया था। उसके अंदर हम क्या देते थे भाई, एक हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम क्या करवाते थे, प्रोड्यूस करवाते थे। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके अंदर प्रोड्यूस करवाते थे और उससे फिर हम क्या करते थे भाई, उसकी जो ऑक्सीलेशंस आती थी उसको हम क्या करते थे, मेजर करते थे। ठीक है, तो वहां पर जो स्मॉल ऑक्सीलेशन, यहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करवा दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो ऑक्सीलेशंस आती थी उससे हम क्या करते थे, हम अपना स्मॉल टाइम इंटरवल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, फिर ये तो हमारे पास दो मेथड आए थे, इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर और इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था भाई, एक सोलर क्लॉक आई थी। तो देखो इनके अंदर हमारे पास क्या हुई थी, अगर हमारी जो वोल्टेज आती है 50 हर्ट्ज वो कम या ज्यादा हो जाती है तो इससे हमारी जो एक्यूरेसी आती है टाइम पीरियड को मेजर करने की, वो क्या हो जाती थी, डिस्टर्ब हो जाती थी। ठीक है, तो इसमें हमें फिर बाद में प्रॉब्लम होने लगी थी इन मेथड्स के अंदर रीड करने में टाइम को। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, एक सोलर क्लॉक आई, सोलर क्लॉक। अब ये जो सोलर क्लॉक है किसके ऊपर काम करती थी भाई, ये सन के ऊपर काम करती थी, यानी जो अर्थ रिवॉल्व करती थी, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अबाउट, यानी इट इज बेस्ड ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, तो सन के अबाउट जो अर्थ रिवॉल्व करती है उसके बारे में ये बताती है। लेकिन देखो जो अर्थ की जो रिवॉल्यूशन है सन के अबाउट, वो डे टू डे क्या होती जाती है भाई, चेंज होती जाती है। ठीक है, तो इसमें एक जैसे एक ईयर होता है हमारा 365 डेज का, फिर कुछ टाइम के बाद वो 366 डेज का हो जाता है। तो इस टाइम के दौरान हमारी जो अर्थ की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है डे बाई डे। तो इस सोलर क्लॉक में भी अंदर जो हमारी एक्यूरेसी थी वो क्या थी, कम थी। तो इस वजह से भी हमने इसको क्या कर दिया था भाई, फिर बाद में हटा दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आई थी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक आई थी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। अब देखो जो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक थी ये हमारे पास ये क्या दिखाती थी भाई, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती थी, यानी कि इट शोज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई, इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू प्रेशर एंड लेटेंट हीट, यानी कि लेटेंट हीट और प्रेशर का यूज करके हम किसी भी चीज के अंदर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक आई तो इसके अंदर हमने क्या किया, जब हमने इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अप्लाई किया इसके एक एंड के ऊपर, ठीक है, तो उस एंड के ऊपर क्या होगा भाई, उस एंड के ऊपर ऑक्सीलेटिंग ईएमएफ डेवलप हो जाता है। यानी ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो जब हमने इसके एक एंड के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, और ये जो ईएमएफ एक एंड के ऊपर प्रोड्यूस हुआ था इसके इफेक्ट से फिर दूसरे एंड के ऊपर भी क्या होगा, ईएमएफ डेवलप हो गया था हमारा। ठीक है, ईएमएफ डेवलप हो गया था। ठीक है, तो ईएमएफ डेवलप होने की वजह से इसके अंदर जो एक्यूरेसी आई थी, वो 1 सेकंड की एक्यूरेसी आई थी। वही एक्यूरेसी हमारे पास कितनी आई थी, 1 सेकंड इन 10 की पावर 9 सेकंड, यानी 10 की पावर 9 सेकंड के अंदर हमें ये 1 सेकंड एक्यूरेट बताता था।
यानी कि फिर इसके अंदर फॉल्ट कितना है 10 की पावर 8 सेकंड का, ठीक है। तो बाद में इसको भी क्या कर दिया था भाई, नेग्लेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आई थी, कौन सी क्लॉक आई थी, एटॉमिक क्लॉक आई थी। तो उस एटॉमिक क्लॉक को देखो ये किस तरह से होती थी, एटॉमिक क्लॉक। शायद फिफ्थ हमारे पास। तो एटॉमिक क्लॉक हमारे पास क्या आती थी, ये एटॉमिक स्टैंडर्ड था टाइम का, यानी इट इज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, ठीक है। एटॉमिक स्टैंडर्ड था टाइम जो किसके ऊपर बेस्ड था भाई, पीरियोडिक जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती थी इन ए सीजियम एटम, which is based on the periodic vibration produced in cesium atom। सीजियम एटम के अंदर जो पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई थी उसके ऊपर क्या था, बेस था। तो इसलिए हम इसको दूसरे किसका नाम भी बोल सकते हैं भाई, हम इसको सीजियम क्लॉक का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि सीजियम एटम हमने इसके अंदर यूज किया है, तो इसको हम सीजियम क्लॉक भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। सीजियम क्लॉक हम इसको बोल दिया। अब देखो जो ये सीजियम क्लॉक थी इसके अंदर जो एक्यूरेसी आई थी वो हमारे पास कितनी आई थी भाई, यानी इसके अंदर जो डिफॉल्ट यानी इसने जो गलत टाइम मेजर किया था वो कितना किया था भाई, 3 माइक्रोसेकंड इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर जो इसके अंदर गलत हुआ था टाइम वो कितना होता, 3 माइक्रोसेकंड का गैप आया था एक्चुअल टाइम में 1 साल के अंदर। यानी देखो जो हमारी नॉर्मल घरों के अंदर जो घड़ियां होती हैं 1 साल के अंदर उनमें भी टाइम का गैप आ जाता है भाई, ठीक है, वो भी 1-2 मिनट ज्यादा या कम शो करने लग जाती हैं। तो इस सीजियम या एटॉमिक क्लॉक के अंदर क्या आया था, 1 साल के अंदर 3 माइक्रोसेकंड का गैप आया था। वो 3 माइक्रोसेकंड आपको पता है कितनी होती है, बिल्कुल छोटी सी सेकंड होती है, ठीक है। तो जो एटॉमिक और जो सीजियम क्लॉक है उसने आपको क्या दिखाया है, हमें क्या दिखाया था भाई, बहुत एक्यूरेट टाइम दिया था हमें, ठीक है। अब इसके फिर बाद में हमारे पास क्या था, जो एलिमेंट्री जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिके के हिसाब से भी हमने क्या किया था, टाइम को मेजर किया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता भाई कौन सी सबसे एक्यूरेट क्लॉक है, तो हमारी कौन सी आती है, सीजियम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक आती है, जो बिल्कुल टाइम को एक्यूरेट मेजर करके हमें बताती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था, डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं भाई, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं भाई, जैसे हमारे पास ये हो जाते हैं भाई जो भी रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हमारे निकलते हैं इनका डिके उसके हिसाब से हमने क्या किया था, टाइम पीरियड को मेजर किया था। और इसके अंदर जो टाइम इंटरवल्स आया था वो हमारे पास कितना आया था भाई, 10⁻16 सेकंड से लेकर 10⁻24 सेकंड के बीच में क्या होता था, इनका डिके होता था। यानी इनका जो मेजरिंग टाइम था डिके का तो वो कितना था, 10⁻6 सेकंड से लेकर 10⁻24 सेकंड के बीच में ये टाइम के बारे में बताते थे। यानी इंटरवल कितने टाइम का हमें पता लगता था, इतने टाइम का पता लगता था 16 से लेकर 24 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया था भाई, रेडियो एक्टिव डेटिंग आया था। तो ये कुछ ऐसे हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास से कुछ ऐसे मेथड है जिनसे हमने क्या किया था, टाइम को मेजर किया था। और ये क्या करता था भाई, जो रेडियो एक्टिव डेटिंग था ये हमारे पास लॉन्ग टाइम इंटरवल को मेजर करने का मेथड था, यानी कि इट इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग long time intervals of order
10⁻17 सेकेंड। ठीक है, तो इतने ज्यादा हाई ऑर्डर के टाइम पीरियड क्या करता था भाई, ये मेजर करता था। तो बहुत सारे मेथड आए भाई हमारे टाइम को मेजर करने के, लेकिन लास्ट में जो हमारा एक्यूरेट हुआ था वो कौन सी थी, सीजियम या एटॉमिक क्लॉक थी, जिसने में मोस्ट एक्यूरेट टाइम दिया था। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कुछ आज के टॉपिक्स थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा भी आपको लगे आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।